लेट्स स्टार्ट विद क्लर्क प्री। पहले एक केसलेट डीआई जो क्लर्क प्री लेवल की है शुरू करेंगे फटाफट से। देखते हैं कितने बच्चे खत्म करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ नहीं चलेगा, सारी क्लर्क प्री नहीं करेंगे। पहले पहले एक क्लर्क प्री करेंगे फिर एक पीओ प्री करेंगे, ऐसे करेंगे। जल्दी करो, खत्म करना, देर नहीं लगानी, सोचना नहीं है करूं कि ना करूं, करनी ही है, उड़ा दो बस। हो गई? टाइम इज अप, टाइम अप होते हुए चलिए जी। तो यहां पर हम जो बातचीत शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस लद्दाख ट्रिप की। कह रहे 7200 लोग ऐसे हैं जो लद्दाख ट्रिप पे गए हैं, जिन्होंने या तो एडवेंचर बाइक यूज करनी है, जिन्होंने या तो एडवेंचर बाइक यूज करनी है या क्रूजर बाइक यूज करनी है या फिर टूरिंग बाइक यूज करनी है। ये लोग जो हैं लद्दाख ट्रिप पे गए हैं, हर एक के पास एक एक बाइक ही है। क्रूजर बाइक और टूरिंग बाइक जो है 5-7 की रेशो में लोगों ने यूज किया है। द एवरेज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग एडवेंचर एंड टूरिंग बाइक आर 2600। ठीक है, और बस इसके साथ ही कहानी खत्म हुई। ये इंडिविजुअल तो पता ही लग गया कितना कितना है, इंडिविजुअल तो क्लियर ही हो गया ना, पता कितना है। देखो साफ साफ पता लग रहा है टोटल लोग जो गए हैं उसमें। सबसे पहले कहता है कि एडवेंचर और टूरिंग का एवरेज जो है वो 2600 है। एडवेंचर और टूरिंग का एवरेज अगर 2600 है तो सम 5200 हो गया। तो एडवेंचर और टूरिंग ये दोनों मिलाकर है 5200, टोटल है 7200। 7200 में से 5200 गया, 2000 आ गई वैल्यू। उससे पीछे वाली लाइन पे आ जाओ। क्रूजर और टूरिंग की रेशियो 5-7 है, क्रूजर और टूरिंग की रेशियो 5-7 है। तो 5 का 400 गुना तो 7 का 400 गुना, टोटल है 7200। 7200 में से ये 4800 गया तो बाकी बच गया 2400। आई डोंट थिंक सो कि किसी को इसमें कोई दिक्कत आई होगी। बड़ा ही सिंपल डायरेक्ट डेटा था, बड़ा ही सिंपल और डायरेक्ट डेटा था, इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि कुछ कुछ लोगों ने ना पैंगोंग एडिशनल लिया था। एडिशनल पैंगोंग गए, कुछ पैंगोंग नहीं गए। Also 35% of adventure bike users, 28% of the cruiser bike users and 45% of the tourist bike user always are booked add-on, Pangong add-on, Pangong का add-on इन्होंने लिया, इन्होंने Pangong का add-on नहीं लिया, इन्होंने Pangong का add-on लिया, इन्होंने Pangong का add-on नहीं लिया। ठीक है, इनके बारे में भी बात हो रही है कि कितने कितने हैं। तो सबसे पहले कहता है 35%, यानी कि 7/20। ठीक है, 12 7 84 840 कर सकते हो। अब सीधा सीधा 35 24 का 35 गुना करना है आपने, तो 70 का 12 गुना कर दो, 12 7 84 840 आ गई वैल्यू। 840 इसमें से घटाओगे तो 1560 बच जाएगी वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू।
आगे बढ़ते हुए 28%, 28% का करोगे तो 560 आ जाएगी वैल्यू, बाकी 72% करोगे तो 1440 आ जाएगी वैल्यू, उसके बाद 45% इसका करोगे तो 14 का 9 गुना 126 आ जाएगी वैल्यू 1260, और बाकी 55 11 का 14 गुना करोगे तो 1540। ठीक है, इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पे इंडिविजुअली निकाल सकते थे कौन कितना कितना, किसने एड ऑन लिया किसने एड ऑन नहीं लिया। क्या इसमें कुछ था, जोर आया करने में, कुछ कैसी फीलिंग आएगी यार, कुछ भारी भरकम हो गया है या कुछ मेहनत करा ली है सर ने, कुछ ऐसा हुआ, आराम से हो गया। मोस्ट प्रोबेबली एक टेंटेटिव अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं आप सभी के सामने अभी, एक बार सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे हाउस द जोश का, एक टेंटेटिव अनाउंसमेंट होने जा रही है, सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे हाउस द जोश। पहले जवाब दो, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, एक्साइटमेंट देखनी है मुझे आप सबकी कितनी है, जोर से एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो जोर से, सब शेयर वेयर कर दो, बुला दो सबको, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे क्लिक कर दो, एक्साइटमेंट दिखाओ, मैं फिर एक बढ़िया सी अनाउंसमेंट करता हूं, बढ़िया सी। हाउस द जोश, हाउस द जोश। अनाउंसमेंट ये है उड़ान 2.0 प्री डीआई कोर्स द मैथ्स हीरो प्रो, ये दो कोर्सेस नेक्स्ट 10 डेज में शुरू होने वाले हैं, नेक्स्ट 10 डेज के अंदर शुरू होने वाले हैं ये दोनों कोर्सेस, क्योंकि खुशी की बात ये है कि वी आर अबाउट टू एंड आर लेजेंडरी द मैथ्स हीरो 26 फाउंडेशन बैच। जो 2026 वाला हमारा मैथ्स हीरो बैच है, वो लेजेंडरी बैच हम एंड करने वाले हैं, ऑलमोस्ट वो क्लोज होने वाला है, खत्म होने वाला है, और अगले 10 दिनों में हम मैथ्स हीरो प्रो और साथ ही उड़ान प्री डीआई का 2.0 जो लास्ट ईयर हुआ था, मतलब पिछले के सालों में हुआ था, अब 2.0 उसका आ रहा है, और बहुत ही तगड़े लेवल पे। और मैं इसके लिए अभी आपको मैं ये श्योरिटी नहीं दे रहा नाम क्या होगा, आप बस ये सोच के चलो कि एक प्री डीआई का बैच और एक मेंस का बैच ये शुरू होने वाला है। ठीक है, ये होगा यस ऑफिसर पर, ये होगा यस ऑफिसर ऐप एंड वेबसाइट पर। ठीक है, चलिए ये आप सबने नोट कर लिया, इसके क्वेश्चन शुरू करें। उड़ान प्री डीआई के अंदर बिल्कुल प्री डीआई बेसिक से कराई जाएगी, मैंने नोट कर लिया, मैंने फोटो क्लिक कर लिया, आपने तो कर ही लिया था पहले ही। चलो, एडवेंचर बाइक यूजर्स डिड नॉट बुक पैंगोंग एड ऑन राइड टू द टोटल नंबर ऑफ क्रूजर एंड ट्रेनिंग यूजर्स हु बुक पैंगोंग एड ऑन राइड। टाइमिंग क्या रहेगी, टाइमिंग सुबह सुबह 7 बजे, 7 बजे 7 AM, सुबह सुबह 7 AM। फीस क्या रहेगी बेटा, लगभग 1400 रुपए की फीस में आपको सारे बैचेस ही मिल जाते हैं मेरे, सारे के सारे। द मैथ्स हीरो 2026 वाला, 25 वाला, 24 वाला, उड़ान प्री डीआई लास्ट वाला, मेंस के 8-10 कोर्स सारे के सारे जितने अभी तक हो चुके हैं और जितने 1 साल तक होने वाले हैं, वो सारे आपको 1 साल के लिए इतने रुपए में मिल जाते हैं और 2 साल में इतने रुपए में मिल जाते हैं। मैंने आपकी फीस इतनी अफोर्डेबल की हुई है। जॉब लग जाएगी ना, उसके बाद जब फैमिली पे डिनर में जाओगे ना तो इससे ज्यादा बिल आएगा। एडवेंचर बाइक यूजर्स हु डिड नॉट बुक पैंगोंग राइड, देखो एडवेंचर वाले चाहिए अपने को, डिड नॉट वाले 1560,
और क्रूज और टूरिंग में चाहिए अपने को बुक किए हुए, यानी कि 1820। ठीक है, सिंपल। तो 13 से काट दो 12 बार कट जाएगा, 13 से काट दो 14 बार कट जाएगा, 6-7 की रेशो आ जाएगी। The average number of adventure and touring bike users who did not book the Pangong add-on ride is what percentage of the total cruiser bike users? Adventure touring did not वाले, एडवेंचर टूरिंग डिड नॉट वाले 1560 1540, 1560 1540 का एवरेज क्या होगा? 1550। इन दोनों का एवरेज इन दोनों के बीच में होगा 1550। तो 1550 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रूजर बाइक यूजर्स, यानी कि 2000। तो 155 का आधा कर दो, 77.5 आ जाएगी वैल्यू। $77.5। अगला सवाल। सर चैप्टर वाइज मेंस होगा ना? बिल्कुल होगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये द मैथ्स हीरो प्रो है ना, ये बैच जो है ना, ऐसा लेजेंडरी बैच, ऐसा कंटेंट बार बार नहीं आता होता। मैं मैथ्स हीरो प्रो की बात कर रहा हूं बेटा, मैथ्स हीरो प्रो की बात कर रहा हूं। लिटरली लेजेंडरी बैच था ये लास्ट ईयर का। ये सब यस ऑफिसर स्टूडेंट्स ने करना ही करना है कंप्लीट, जो लास्ट ईयर का ये बैच है। इसमें क्या किया हुआ है हमने? इसमें हमने टॉपिक वाइज मेंस पढ़ा हुआ है, टॉपिक वाइज मेंस की प्रिपरेशन की हुई है हमने, इसमें टॉपिक वाइज मेंस की प्रैक्टिस की हुई है हमने। तो ये एक लेजेंडरी बैच है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। ये आपका सबसे टॉप नॉच बैचेस में से एक है। The total number of adventure and cruiser bike users who book the Pangong add-on is what percentage less than the touring bike user did not book the Pangong? ये उसी के अराउंड ही घुमा रहा है बार बार। तो एडवेंचर और क्रूजर में बुक्ड वाले, एडवेंचर और क्रूजर में बुक्ड वाले मिला दोगे तो 1400 आ जाएगी वैल्यू। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टूरिंग हु डिड नॉट बुक? 1540। 1540 तो सीधा सीधा 14 से काट दोगे, 10-11 बार कटेगा, तो ये से एक कम है। 1/11 का 9.09% होता है। 1/11 का 9.09% होता है। 12.5% of the adventure bike users and 25% of the cruiser bike users did not book the Pangong add-on ride, later booked it. Find the new ratio of the adventurer who booked the Pangong ride, cruiser who booked the Pangong on ride. बताओ। देखो एडवेंचर और पैंगोंग में जिन्होंने, एडवेंचर और क्रूजर में जिन्होंने बुक नहीं किया था वो थे 1560 और 1440। ये वो लोग थे जिन्होंने बुक नहीं किया था। कहते हैं इनके 1/8, इसके 1/8 और इसके 1/4 ने बुक कर लिया अब। ठीक है, इन्होंने बुक कर लिया। तो इसको देखोगे आप, 8 से काटोगे एक बार कटेगा, और ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक है, 8 से काटोगे एक बार कटेगा, एंड देन उसके बाद 8 का 9 गुना 72, 8 पंजे 40, और 4 से काटोगे तो 360 बार कटेगा। तो इतने लोगों ने और बुक कर लिया। हमने रेशियो बतानी है, तो एडवेंचर और क्रूजर की रेशियो बतानी है। ऑलरेडी हमारे पास एडवेंचर और क्रूजर में कितने कितने लोग हैं? 840 और 560। 840
एंड 560 में ये बढ़ जाएंगे। तो इसमें 200 जोड़ा 1040, 1035 आ गई वैल्यू, एंड इनको जोड़ोगे तो 920 आ गई वैल्यू। इनकी रेशो निकाल लो, 115 का गैप है, 115 का गैप है, 115 का गैप है हमारे पास। तो ये 6 बार और 6 और 7, 115 का ये 8 बार कटेगा, 9 बार कटेगा, तो 9:8 की रेशो आ गई। ठीक है, 115 का देखोगे ना, 100 का 8 गुना 800, 15 का 8 गुना 120, तो 800 और 120, और उसी तरीके से ये भी कट जाएगा। Difference between the average number of adventure and cruiser bike users who did not book the Pangong add-on ride, the average number of users of touring cruiser and touring users who booked the Pangong ride. तो डिफरेंस बताना है हमने दोनों में। जितना जल्दी आप नंबर्स को पिकअप करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो उतना ही आपका फायदा है। एवरेज चाहिए आपको एडवेंचर क्रूजर डिड नॉट वाले, एडवेंचर क्रूजर डिड नॉट वालों का आपस में एवरेज चाहिए आपको। जोड़ोगे 3000 आ रहा है, 3000 का आधा किया 1500 आ गई वैल्यू। दूसरी वाली क्रूजर टूरिंग का चाहिए अपने को, बुक किया जिन्होंने बुक किया, तो आप देखोगे इनके बीच में 700 का गैप है, 350 जोड़ दो, 350 घटा दो, 910 आ जाएगी वैल्यू। तो इनके बीच में जो गैप आया वो 590 का आया। ठीक है, 590 का गैप आया। अब एक करेंगे पीओ प्री, ये तो तुमने क्लर्क प्री करी थी, अब एक पीओ प्री करते हैं। आ जाओ, पीओ प्री करते हैं जल्दी से, उड़ाएंगे उड़ाएंगे उड़ाएंगे। ये कहता है कि भैया के जे वेरिएबल डाल दिया, और फिर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 4 कंपनीज एंड द रेशियो ऑफ द परफेक्ट टू डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो जे के आ गई वैल्यू। मजा आया, मजा आया। अब यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यार कुछ इंफॉर्मेशन लगी नहीं रही जो मैं रिस्टोर कर सकता हूं। यहाँ पे तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिसको रिस्टोर किया जा सकता है, यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट ही नहीं किया जा सकता। शुरू से आगे ही बढ़ना पड़ेगा, आगे ही बढ़ना पड़ेगा। तो मैं ऐसे करता हूं, इस टेबल को ले लेता हूं, आगे आप सभी को दे देता हूं हर पेज पे। चलिए, पहला सवाल, हमें रेशो दे दी है डिफेक्टिव की, और साथ ही बता दिया है टोटल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसमें से परफेक्ट और डिफेक्टिव कितने हैं। ये दो बातें हमें बता दी हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दीज 4 कंपनीज, एंड साथ में बता दिया गया है टोटल उसमें से परफेक्ट और डिफेक्टिव कितने हैं। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी P is 660, फाइंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी S। देखो, P का डेटा देकर S का डेटा पूछा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों में J है और इन दोनों में K है। देखो, इसमें JJ वेरिएबल है, इसमें KK वेरिएबल है, ये फर्क है। तो हमें बता रहा है कि डिफेक्टिव बाय P कितने हैं, तो टोटल बाय P है 39J, टोटल बाय P है 39J, और उसमें से डिफेक्टिव कितने हो गए, डिफेक्टिव हो गए 9 + 4 13 से डिवाइड करेंगे, 9 + 4 13 से डिवाइड करेंगे और 4 से गुना करेंगे डिफेक्टिव निकालने के लिए। इतने टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, इतने टोटल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। तो यहां से आ गई वैल्यू 12J, और वो 660 के बराबर है, तो 55 आ गई J की वैल्यू, J की वैल्यू 55 आ गई। उसके बाद 23J की वैल्यू कितनी होगी, 23J की वैल्यू, 23J की वैल्यू होगी 23 × 55। तो टोटल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बाय S इतने आ गए। हमें चाहिए डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, डिफेक्टिव चाहिए मतलब 5 बटे में 5 + 6, तो 11 से काटा 5 बार, तो 23 × 25 आ गया, 24 स्क्वायर माइनस 1, 575। मजा आया, पहला क्वेश्चन, पहली पीओ प्री की डीआई का करके आनंद आया। अच्छा, कितने बच्चों को आसान लगा ये,
कितने बच्चों को आसान लगा ये? तो डीआई तो आसानी होती है, मुश्किल थोड़ी ना होती है। डीआई तो आसानी होती है, मुश्किल थोड़ी ना होती है। करो जल्दी करो। टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एस इज 506। फाइंड द रेशियो ऑफ द परफेक्ट प्रोडक्ट्स बाय एस टू द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय पी। ये आए स्मार्ट बच्चे जिन्होंने आंसर बता दिया, और कुछ बच्चे कैलकुलेट करने लगे हैं एग्जैक्ट वैल्यू। 23J को 506 से इक्वेट करके J की वैल्यू 22 निकाल दी, और फिर सॉल्व करे जा रहे हैं उस हिसाब से। अरे नहीं मेरे भाई, रेशियो निकालनी है और तुम्हें वैल्यूज दी गई हैं सारी। परफेक्ट प्रोडक्ट्स बाय एस कितने होंगे? 23J का परफेक्ट मतलब 6/6+5, ये होंगे परफेक्ट प्रोडक्ट्स। और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय पी निकालने हैं। पी के टोटल प्रोडक्ट्स कितने हैं? 39J। पी के टोटल प्रोडक्ट्स हैं 39J। और परफेक्ट कितने होंगे उसमें से, सॉरी, डिफेक्टिव कितने होंगे? एस के तो आपने परफेक्ट ले लिए, आपको पी के चाहिए होंगे डिफेक्टिव, यानी कि 4/4+9 यानी कि 4/13। ये दो वैल्यूज निकल गई, बस इन दो वैल्यूज की आपस में रेशियो निकाल दो। जे से जे कट गया, ठीक है। 13 से 3 बार ये कट गया, 3 से 2 बार ये कट गया, 2 से 2 बार ये कट गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बचा 23/11, राइट हैंड साइड बचा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 23 और 22 की रेशियो आ गई। बात हुई समाप्त। ठीक है, जरूरत ही नहीं थी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की, क्योंकि पी और एस का डेटा दिया हुआ और पी और एस के डेटा में सेम वेरिएबल है, तो वो कट ही जाएगा रेशियो निकालते समय। पांच सौ छह वॉज ऑफ नो यूज सर। हाँ जी बेटा, कोई यूज ही नहीं था, रेशियो निकालनी थी, तो वो सिर्फ आपको ट्रैप करने के लिए दिया हुआ था। ओह, टेबल नहीं दी मैंने। एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू के डिफेक्टिव का एवरेज, एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू इज 160 मोर देन दैट ऑफ पी। मतलब निचोड़ है कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकाल लो, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। दो क्वेश्चन इसने आसान दे दिए थे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको। देखो 39 को 9 + 4 13 से डिवाइड करोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 3J आएगी। एक यूनिट की वैल्यू जब 3J आ जाएगी तो 9 तिया 27J, 4 तिये 12J। और इधर 7 4 11 का 4 गुना हो गया, तो 7 का 4 गुना 28, और 7 का 4 गुना 4 का 4 गुना 16। तो ये आ रही है वैल्यू। सबसे पहले अपने को बोलता है कि एवरेज है 320, तो 12J + 16K बाय 2 जो है 320 है। तो मैंने कहा यार 2 से तो काट ही दो, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 8 बार, तो 6J + 8K इज इक्वल टू 320। 2 से काटा 3J + 4K इज इक्वल टू 160। फिर कहते हैं डिफेक्टिव बाय Q इज 160 मोर, तो 16K - 12J इज इक्वल टू 160। 4 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 3 बार कटेगा, 4 से काटोगे 40 बार कटेगा। तो 4K - 3J इज इक्वल टू 40। ऐड कर दो, 8K इज इक्वल टू 200, K इज इक्वल टू 25, K इज इक्वल टू 25 पुट कर दोगे तो 100, 60, J इज इक्वल टू 20। तो 20 और 25 वैल्यूज आ रही हैं, JK की डिफरेंस 5 आ जाएगा। J और K की वैल्यू 20 और 25 आ रही हैं, तो डिफरेंस जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो तो ये भी कोई लेंदी थोड़ी ना था।
देखो 8-7 की रेशो में 31 को ब्रेक नहीं किया जा सकता। और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने का एक तरीका है। हमें डिफेक्टिव का डिफरेंस दिया हुआ है। इधर डिफेक्टिव क्या आएगा, 11 से डिवाइड किया 4k, 4k का 4 टाइम्स आ गया 16k। ये पहले वाले के डिफेक्टिव आ गए q के। और जो r के डिफेक्टिव आएंगे वो आएंगे 7/15, 31k का, 31k का 7/15। कहते हैं q जो है वो r से ज्यादा है, और कितना ज्यादा है, 46 से ज्यादा है। तो यहां से k निकल जाएगा, यहां से k निकल जाएगा। 15 का 16 गुना 240, के माइनस 3×7=21, 217 के बटे में 15 इज इक्वल टू 47। ये आ गया 23 के 15, 46 के बराबर आ गया। के की वैल्यू 30 आ गई, के की वैल्यू 30 आ गई। हमें चाहिए एवरेज नंबर ऑफ टोटल डिफेक्टिव प्लस परफेक्ट टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू एंड आर। हमें एवरेज चाहिए, तो एवरेज चाहिए तो 44, क्यू एंड आर का एवरेज चाहिए ना। 44 + 31 बाय 2, 75k बाय 2, 75/2 इंटू 30, 1050 + 75, 1125। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। थोड़ा थोड़ा बस कैलकुलेटिव है, थोड़ा थोड़ा आनंद आ रहा है उसकी वजह से, बाकी देखा जाए तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है बट मुश्किल वाली बात नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट प्रोडक्ट्स एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स इज 93। कंपनी आर कि टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं 31 के। ठीक है, 8 + 7, 15 हिस्सों में इसको आप बांटोगे, और हमें डिफरेंस दिया हुआ है 8 और 7 का डिफरेंस है 1 यूनिट। तो बेसिकली परफेक्ट और डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स का डिफरेंस आएगा 1/15 ऑफ टोटल। ये वैल्यू 93 के बराबर है। तो यहां से हमें पता चला कि के की वैल्यू 45 है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय क्यू के द्वारा टोटल प्रोडक्ट्स हैं 44 × 45। तो 90 का 22 गुना 9 दूनी 18, सॉरी 1980। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चे कहेंगे सर ये तो पीओ प्री वाली ज्यादा आसान लगी हमें क्लर्क प्री वाले से, ऐसा था क्या? वो केसलेट थी ना, केसलेट थोड़ी भारी लग जाती है। नेक्स्ट करेंगे क्लर्क प्री लेवल, क्लर्क प्री लेवल करेंगे नेक्स्ट फटाफट से। हमें एक विलेज में बताए गए हैं कि विलेज में टोटल लोग हैं 1560, 1420, 1680, 1350। उसमें से लिटरेट मेल्स कितने हैं और लिटरेट फीमेल्स कितनी है, मतलब बेसिकली लिटरेट का टोटल बता दिया। लिटरेट का टोटल बता दिया 960। ठीक है, लिटरेट का टोटल बता दिया 960। लिटरेट का टोटल बता दिया 960। ठीक है, ये क्या है, लिटरेट हैं टोटल सारे। तो 520 + 440 लिटरेट का टोटल बता दिया 960। इधर बता दिया हमें 840, इधर बता दिया हमारे 1150, और नीचे आ गया 780। ठीक है, ये लिटरेट का टोटल आ गया। लिटरेट का टोटल आ गया तो इलिटरेट का टोटल भी बता सकते हैं हम यहां से। इलिटरेट कितना आ जाएगा, बाकी का 600, इधर से घटाया तो 600 - 20 580, और इधर घटाया तो 530, इधर घटाया तो 600 - 30,
570। इतने इलिटरेट आ जाएंगे, लिटरेट इलिटरेट आ गए, और लिटरेट के अंदर ये पता लग गया कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। बताओ क्लियर? कोई दुविधा कोई संदेह तो नहीं है? कोई दुविधा कोई संदेह तो नहीं है? बताओ ना। चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हुए, पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन ऑफ विलेज सी एंड बी। सी और बी के लिटरेट पर्सन का डिफरेंस चाहिए अपने को। ये लिटरेट वाली लाइन है, बी और सी का डिफरेंस देखोगे तो आपको दिखाई देगा 310 का डिफरेंस है, 310। 840 1150 डिफरेंस आ गया 310 का। आगे बढ़ते हुए देखो 570 को 11:8 की रेशियो में ब्रेक करोगे तो इंडिविजुअली पता लग जाएगा इलिटरेट और लिटरेट कितने हैं, इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल कितनी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलिटरेट मेल्स टू द इलिटरेट फीमेल्स इन द विलेज। हमें इलिटरेट मेल और फीमेल्स का डिफरेंस चाहिए, तो सीधा सीधा 570 को 11 + 8 19 से डिवाइड कर दो। 570 को 11 + 8 19 से तो डिवाइड कर दिया, और हमें डिफरेंस चाहिए, तो 8 और 3 का डिफरेंस होता है, 8 और 11 का डिफरेंस होता है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 90 का डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों के बीच में। क्योंकि 570 टोटल इलिटरेट है डी के, उसको 11 + 8 19 से डिवाइड कर दिया, और 11 - 8 3 से गुना कर दिया, क्योंकि डिफरेंस चाहिए था। Will it see the number of illiterate males is m and the number of illiterate females is 70 less than m? Find the value of m. विलेज सी में टोटल इलिटरेट लोग हैं 530। विलेज सी में टोटल इलिटरेट लोग कितने हैं? 530। वो कहता है इलिटरेट मेल्स तो m है और इलिटरेट फीमेल्स हैं 70 लेस देन m। तो ये बराबर हो गया, 70 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो m की वैल्यू 300 आ गई। करो फटाफट फटाफट। ओहो, ए एंड सी में अभी लिटरेट हैं कितने? ए एंड सी में लिटरेट है 960 और 1150। इतनी तो वैल्यू ऑलरेडी है ही। वो कहते हैं 25% इलिटरेट के, इसका 25%, इसका 600 का 25%, यानी कि 150 बढ़ जाए यहां पे, और 40% इलिटरेट सी के, तो 40% मतलब 53 का 4 गुना, यानी कि 212 बढ़ जाए यहां पे।
तो इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा? तो ये 1110 है और ये 1362 है, तो डिफरेंस आ जाएगा 252 का, 252 का। टोटल नंबर ऑफ कितने बच्चे एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? आसमा मंसूरी अब करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी मेंस की ही है। टोटल नंबर ऑफ इलिटरेट ऑफ बीडी, बीडी के इलिटरेट कितने हैं? 1150। इसके बाद आ जाते हैं एक पीओ प्री की डीआई करते हैं और एक केसलेट करते हैं पीओ प्री की, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। एक पीओ प्री की केसलेट करते हैं। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। प्लीज आई वांट एक्यूरेसी, वो जरूर रखिएगा। मस्ती कर रहे हैं आपके साथ ही, और कुछ नहीं। ये देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने फोकस के साथ पढ़ाई करी हुई है, केसलेट कितने बच्चों ने फोकस के साथ सुनी हुई है। चलिए जी, मैं कराता हूँ। किसी का हुआ क्या? कुछ बच्चे डन डन बोल रहे हैं, देखते हैं डन डन कितना मैच होता है। तो हमें कहा जा रहा है कि 3 तरह के कलर्स हैं, रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड ब्लू एंड ग्रीन। लेट्स मेक इट
इंटरेस्टिंग। रेड, रेड, ब्लू, ग्रीन। चलिए, तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन। तीन तरह के कलर्स पसंद करने वाले लोग हैं और हर तरह तीनों में से कोई ना कोई कलर तो पसंद करते हैं, एटलीस्ट लिखा हुआ है। उसके बाद कहता है कि जिनके पास ओनली रेड कलर है, अगर उसको उठा के मैं ब्लू कलर भी दे दूं तो ये 96 हो जाएंगे, जो बहुत रेड एंड ब्लू वाले हैं। अच्छा, छोड़ो, बाद में देखेंगे ये। अमंग दोस्त जिनके पास रेड है, 40% ऑफ स्टूडेंट्स हैव ग्रीन ऑल्सो। अच्छा, टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव रेड पेन, ये काम की चीज़ है। तो 200 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास रेड पेन नहीं है, मतलब इन तीनों का सम 200 है। ओके, टोटल तो बताया नहीं इन्होंने। 56 ओनली ब्लू वाले हैं और 24 ऑल 3 वाले हैं। तो चलो देखते हैं ध्यान से। अब मेरे को वही वाली लाइन से शुरुआत करने का मन कर रहा है जो मैंने कहा था अभी, छोड़ो। कहते हैं कि जितने बच्चे हैं उनके पास ओनली रेड पेन है, अगर उनको ब्लू भी दे दें तो 96 बच्चे हो जाएंगे जिनके पास रेड एंड ब्लू कलर होगा। मतलब जो बच्चे यहां पे हैं बेसिकली ओनली रेड वाले बच्चे हैं, जो उनको अगर मैं ब्लू भी दे दूं, उनको अगर मैं ब्लू भी दे दूं, उनको अगर मैं ब्लू भी दे दूं तो रेड एंड ब्लू बोथ वाले बच्चे, मतलब वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। ये वाली कैटेगरी के बच्चे हो जाएंगे 96। ठीक है, अगर इन सारे बच्चों को उठा के मैं इसमें डाल दूं, इन सारे बच्चों को उठा के मैं इसमें डाल दूं, ब्लू देने का यही मतलब है कि रेड वाले, ओनली रेड वाले सारे बच्चों को उठाया और इसमें डाल दिया, उनको ब्लू भी दे दिया, तो ये सारे बच्चे 96 हो जाएंगे। सारे बच्चे 96 हो जाएंगे, मतलब ये दोनों कैटेगरी के बच्चे मिला के 72 होंगे। 96 माइनस 24, 72 होंगे। तो अगर ये बच्चे x हैं तो ये 72 माइनस एक्स होंगे, ताकि 72 माइनस एक्स को उठा के अगर मैं इसमें डाल दूंगा तो ये 72 और ये 24 रेड एंड ब्लू मिला के 96 हो गए। ओके, नाइस। अमंग दोज हु हैव रेड पेन, जिनके पास रेड पेन है, मतलब ये पूरा रेड वाला सर्कल, 40% ऐसे हैं जिनके पास ग्रीन भी है। अच्छा, ऑल्सो हैव ग्रीन, मतलब इस कैटेगरी में आते हैं वो। ऐसे 40% बच्चे हैं जिनके पास ग्रीन भी है। ओके, काफी अनसर्टिनिटी वाला सवाल है। हा 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 हा। इसके अलावा और बताओ क्या करें इसके अंदर। तो एक बात मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसे बच्चे जिनके पास रेड है और ग्रीन भी है, वो 40% है, मतलब ये वाली पूरी कैटेगरी 40% है, जो कैटेगरी बच गई फिर वो 60% होगी। इसके अलावा जो दो चीजें बच गई वो 60% होंगी। इन दोनों का सम तो 72 है, 72 माइनस एक्स और एक्स का सम 72 है, तो 60% ऑफ रेड इज 72, 3/5 ऑफ रेड इज 72। सो रेड इज इक्वल टू आ गया 120। तो रेड आ गया 120, और 120 का 40% होता है 48। 120 का 40% होता है 48, मतलब ये पूरी की पूरी कैटेगरी जो है वो 48 है, और पूरी कैटेगरी 48 है तो ऑब्वियसली तो ये 24 है तो ये भी 24 होगा। दैट इज नाइस, दैट इज नाइस। रेड वाले 120 हैं, रेड वाले जो नहीं है वो हैं 200। जिनके पास रेड है वो 120 है, जिनके पास रेड नहीं है वो है 200। तो टोटल बच्चे हो गए 120 तो रेड वाले, और जिनके पास रेड नहीं है वो 200, तो 320 बच्चे हो गए टोटल। इस सर्कल में 120 और इन तीन जगहों पे मिला के 200, तो 200 और साथ में ये वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग।
उसके बाद हम जानते हैं कि 200 है, 200 इन तीनों का सम 200 है। तो अगर मैं मान लूं कि ये वाली वैल्यू है y, तो 200 में से 56 गया 144, 144 में से y गया, तो ये वैल्यू आ गई 144 माइनस y। तो बस ये डिस्ट्रीब्यूशन बनता है इसका, और तो कुछ बनता ही नहीं है। मजा आया? थोड़ा सा डीपर हो गया, थोड़ा सा डीपर हो गया। एवोर्ड से थोड़ा थोड़ा क्लर्क मेंस वाली झलक भी आ गई इसके अंदर, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी क्लर्क मेंस वाली झलक भी आ गई इसके अंदर, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं आई, ऐसे नहीं कहूंगा मैं टिपिकली क्लर्क मेंस बन गया ये। ठीक है, तो कितने बच्चों को आनंद आ गया जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे, नहीं भी क्लियर तो भी बोल दो, दोबारा बता दूंगा, बट बोल तो दो। चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो। चलिए एक बार पूरी डीआई दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनो। रेड, ब्लू एंड ग्रीन। सबसे पहले कुछ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि 56 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ ब्लू कलर है, 24 ऐसे हैं जिनके पास तीनों हैं, 200 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जिनके पास रेड नहीं है। मतलब इस रेड वाले सर्कल के बाहर 200 लोग होने चाहिए। इस रेड वाले सर्कल के बाहर 3 वैल्यूज हैं, इस रेड वाले सर्कल के बाहर 3 वैल्यूज हैं, इन तीनों का सम 200 होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का सम अगर 200 है, तो अगर मैं इसको y मान लूँ, तो 200 में से 56 गया 144, 144 में से y गया, ये वाली वैल्यू 144 माइनस y। बहुत बेसिक सी बात थी, मैंने ये कर दिया। ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके बाद अगली चीज, पहली लाइन पे वापस जाएंगे। वो कहती है, वो कहता है कि जितने भी बच्चों के पास ओनली रेड पेन है, जितने भी बच्चों के पास ओनली रेड पेन है, अगर उनके पास ब्लू पेन भी आ जाए, मतलब जिन बच्चों के पास ओनली रेड पेन है, मतलब ये वाली कैटेगरी वाले बच्चे, कहते जिनके पास ओनली रेड पेन है उनके पास ब्लू पेन भी आ जाए, मतलब इन सारे बच्चों को उठा के बीच वाली कैटेगरी में डाल दो, यहां डाल दो। इन सारे बच्चों को उठा के बीच वाली कैटेगरी में डाल दो, तो जो बीच वाली कैटेगरी में थे ऑलरेडी वो तो रहेंगे ही, ये वाले बच्चे भी इसमें आ गए। तो बेसिकली इन दोनों का सम बन गया हमारे पास, बीच में इन दोनों कैटेगरीज का सम बन गया। तो कहता है ऐसा करने पर ऐसे बच्चे जिनके पास रेड और ब्लू बोथ पेन्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 96। अच्छा, तो 96 में से 24 तो ये रहे, 96 में से 24 गया, बाकी कितना बचा 72। मतलब इस जगह पे 72 बच्चे हो जाएंगे अगर ये वाले उठा के भी इसी में डाल दिए तो। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे यहां आएंगे और यहां आएंगे इन दोनों का सम 72 है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया अगर यहां x आएंगे तो यहां 72 माइनस x हो जाएंगे। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। फिर कहते हैं जितने भी लोग रेड वाले सर्कल में आते हैं, जितने भी लोग रेड वाले सर्कल में आते हैं उसमें से जो ग्रीन में भी आते हैं, ऐसे लोग जिनके पास रेड वाला कलर का पेन है और रेड वाले कलर के पेन के साथ साथ ग्रीन वाले पेन भी है, मतलब ये वाली पूरी की पूरी कैटेगरी, कहते हैं ये सारे लोग मिला के 40% है। अगर ये सारे लोग मिला के 40% है तो इसके अलावा जो बच गए वो 60% होंगे, इसके अलावा जो बच गए वो 60% होंगे। इन दोनों का सम तो हमें दिखाई दे रहा है 72 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 72। इन दोनों का सम है 72, मतलब 60% जो है वो 72 के बराबर है। 60% जो है वो 72 के बराबर है। हम ये कह सकते हैं 60% ऑफ रेड इज इक्वल टू 72। 3/5 ऑफ रेड इज 72। रेड इज इक्वल टू 120। रेड की वैल्यू कितनी आ गई 120। 120 का 40% यहां पे आएगा, 120 का 40% मतलब 48 यहां पे आएगा। 48 में से 24 ऑलरेडी आ चुका है तो बाकी 24 यहां आएगा। 48 में से 24 ऑलरेडी आ चुका है तो बाकी 24 यहां आएगा। बस बात खत्म हुई। तो काफी इंटरेस्टिंग था, और नोट करो उसको, फिर आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोट करोगे या कर ही दूं, मैं ही कर दूं? मैं ही नोट कर देता हूं आप सभी के लिए। आप कहां मेहनत करोगे यार, छोड़ो ना, मैं कर देता हूं आपके हिस्से की मेहनत। क्या कहते हो, मैं ही कर दूं?
लो जी, मैं नहीं करती। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। ओनली ब्लू पेन वाले बच्चे कितने? अच्छा, ये पता लग गया था ना कि इस पूरे सर्कल में तो आ रहे हैं 120, और इन तीन जगहों पे मिला के 144 माइनस वाई और वाई, ये 144 प्लस 56 200, तो 120 प्लस 200 यानी कि बच्चे हैं 320। ये ध्यान है ना? 320 में से कहता है ओनली ब्लू पेन कितने बच्चों के पास है। 320 में से कहते हैं कि जो 320 बच्चे हैं उनमें से ओनली ब्लू पेन वाले हैं 56। 8 से काटा 7 बार, 8 से काटा 40 बार, तो 7/40 17.5% है। 7/40 17.5%। अगला सवाल करेंगे। बेटा इसके लिए आपको 5:6 वाली रेशियो का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। रेड पेन वाले टोटल कितने हैं आपको पता है, ग्रीन पेन वाले भी आपको पता है टोटल कितने हैं। 24 प्लस वाई प्लस 144 माइनस वाई। 24 प्लस वाई प्लस 144 माइनस वाई। वाई से वाई कट गया तो ये आ जाएगी वैल्यू 192। 192 आ जाएंगे ग्रीन वाले। तो डिफरेंस बता दो आप, इसमें 72 का डिफरेंस है, ऐसे ही निकल जाएगा। अगला करेंगे। करो करो करो। दिस इज नाइस अगेन। तो 24 वालों के पास तो फिर ग्रीन भी आ गया। बेटा ग्रीन आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे जो बात हो रही है ना, यहाँ पे रेड और ब्लू की हो रही है। ग्रीन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रेड एंड ब्लू उन 24 के पास जरूर है। बात हो रही है टोटल वो बच्चे जिनके पास रेड और ब्लू है, ना कि वो बच्चे जिनके पास रेड और ब्लू है ना कि ग्रीन नहीं है। ग्रीन हो चाहे ना हो, बट रेड और ब्लू तो है ना, इसलिए उनको भी गिना जाएगा। 72 माइनस एक्स प्लस 56 प्लस 144 माइनस वाई, इन बच्चों का सम है 128। तो अगर आप इनको 7 5 12 ये देखोगे ध्यान से ना, तो ये 72 और 56 का सम कितना होता है, 128 ही होता है। तो ये दोनों वैल्यूज इस 128 को काट देंगी, x प्लस वाई राइट हैंड साइड चला जाएगा और 144 बच जाएगा। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 144। x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 144। हमें चाहिए ब्लू वाले टोटल बच्चे। तो इस x और y का सम जो आ रहा है वो आ रहा है 144। तो 144 प्लस 56 200, 200 और 24 224 आ गया टोटल। ब्लू आ गए 224, 224। ठीक है।
ऐसे लोग जिनके पास रेड और ग्रीन पेन्स हैं वो 48 है। 48 लोग हैं जिनके पास रेड और ग्रीन पेन है। 48 जो होता है वो 320 का कितना परसेंटेज होता है? 16 × 3 = 48, 20 मतलब 15% होता है। पर वो कह रहा है कि x - 5% है, तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू 20 आ गई। फिर कहते हैं 20 + 2.5 यानी कि 22.5। 20 + 2.5 यानी कि आ गया 22.5, यानी कि 9/40 यानी कि 72। 72 बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनके पास रेड और ब्लू पेन है। रेड और ब्लू वाले मिलाकर हैं 72। रेड और ब्लू वाले मिलाकर हैं 72, मतलब x + 24 की वैल्यू है 72, तो x की वैल्यू हो गई 48। तो ओनली रेड वाले लोग कितने हैं? 72 - x, तो 72 - 48 यानी कि 24। ठीक है, ओके डन, बहुत बढ़िया। ये तो इजी सा सवाल है। ग्रीन वाले टोटल कितने थे अभी जोड़े थे आप सबने? 48 + 144 आ गया 192। कहते हैं 192 में से 5/8 के पास ब्लू पेन नहीं है, तो 5/8 के पास नहीं है तो 1 - 5/8 3/8 के पास होगा। 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 72 लोगों के पास यहां पे होगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक हो जाए क्लर्क लेवल। चलो उड़ाएंगे 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 जल्दी। क्लर्क प्री लेवल। The bar graph given below shows the percentage of male employees out of the total employees in 5 companies. बेसिकली मेल फीमेल की रेशियो मिल रही है आपको यहाँ पे। क्या रेशियो मिल रही है हमें? मेल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब 10 को अगर 4 हिस्सों में बांटोगे तो 2.5-2.5% की मूवमेंट होगी। ठीक है, तो ये 35% आ गया। 35% 65%, तो 7-13 की रेशियो आ गई। यहां पे देखोगे ये बीचों बीच आ रहा है 25% 75%, 1-3 की रेशियो आ गई। यहां देख रहे हो 45% आ रहा है, 45% 55%, 9-11 की रेशियो आ गई। 40% 60%, 2-3 की रेशियो आ गई। इधर देखोगे 50-50%, 1:1 की रेशियो आ गई। तो ये आपका डेटा बन गया जिसमें साफ सुथरी सी रेशियो आ चुकी है, साफ सुथरी सी रेशियो आ चुकी है, वो डेटा आ गया आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपके पास, बहुत सीधा सा डेटा। आई थिंक सबने समझ लिया होगा ये तो। चलिए शुरू करते हैं। बताइए पहला सवाल क्या होगा? Wipro has 60% more employees than TCS. Also, Wipro has 6 more male employees than TCS. Find the male employees there in TCS.
टीसीएस, विप्रो। टीसीएस में, विप्रो में 60% ज्यादा है। टीसीएस में अगर 5 है तो 5 का 60% 3, 3 ज्यादा यानी कि 8 हो गए विप्रो में। मेल एम्प्लॉयज की बात हो रही है, टीसीएस में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं? 7/20, 7/20, 7/20। वहीं दूसरी तरफ विप्रो में मेल एम्प्लॉयज कितने हैं? विप्रो में मेल एम्प्लॉयज देखोगे तो वो है 1/4। ठीक है, तो 5 से काटा 4 बार, 4 से 4 काट दिया, 7-8 की रेशो आ गई। डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट, वो कह रहा है डिफरेंस है 6 एम्प्लॉयज का, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 का 6 गुना 42 आ जाएगी, 7 का 6 गुना 42 आ जाएगी। जल्दी करेंगे। एज्योर में 40 एम्प्लॉयज टोटल हैं। एज्योर में अगर 40 एम्प्लॉयज टोटल हैं तो 40 का आप देखोगे 16-24 आ जाएगी रेशो, 2:3 की रेशो में देखोगे ना, तो 16-24 की रेशो आ जाएगी। कहता है कैडेंस एंड एज्योर में फीमेल एम्प्लॉयज 57 है, एज्योर में फीमेल एम्प्लॉयज हैं 24, यहां फीमेल एम्प्लॉयज है 24, तो 57 में से 24 गया, बाकी बच गया 33। तो कैडेंस में 33 फीमेल एम्प्लॉयज हैं, और कैडेंस में जितनी मेल हैं उतनी फीमेल हैं, तो टोटल 66 मेल फीमेल टोटल मिला के एम्प्लॉयज हो गए। बताओ। विप्रो में 15 मेल एम्प्लॉयज हैं, एसोर में 20 मेल एम्प्लॉयज हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ टू कंपनीज? तो विप्रो 15, तो अगर ये 15 है तो ये 45 होंगी, और फीमेल, और एज्योर में 20 मेल है, ये 20 हैं, तो ये 30 होंगे। डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस 15 का आएगा। क्लर्क वाले में तो एकदम से खुश रहते हो आप, फटाफट से क्लर्क प्री वाले तो करते जाते हो, पीओ प्री में थोड़ा रुक जाते हो तुम। में एज्योर हैज 45 फीमेल एम्प्लॉयज, ये अगर 45 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो ये 30 आ गई वैल्यू। मेल एम्प्लॉयज एसेंचर एंड एज्योर 3:2 की रेशो है, 2 यूनिट की वैल्यू 30, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 3 यूनिट की वैल्यू 15, 45। तो एसेंचर में 45 मेल एम्प्लॉयज हैं, तो 9 यूनिट की वैल्यू 45, तो 11 यूनिट की वैल्यू 55। मेल एम्प्लॉयज ऑफ एसेंचर 45।
कहते हैं कैडेंस में 3 गुना है स्ट्रेंथ एसेंचर के मुकाबले। हमें फीमेल स्ट्रेंथ चाहिए। एसेंचर की फीमेल स्ट्रेंथ कितनी है? 11/20। और कैडेंस की फीमेल स्ट्रेंथ कितनी है? 1/2। तो 11/20 3/2, 11:30 की रेशो आ गई। 11:30 की रेशो आ गई। एसेंचर में फीमेल स्ट्रेंथ है 11/20 और कैडेंस में है 1/2। ठीक है, 11:30 की रेशो, नन ऑफ दीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक पीओ प्री की डीआई देखते हैं। डबल पाई चार्ट। Double pie chart. The pie chart shows the percentage distribution of the monthly income of 5 employees in March and April of the same year. तो आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जा रहा है कि इन सारे एम्प्लॉयज़ का जो इनकम थी उसका मंथली डिस्ट्रीब्यूशन क्या, मंथली इनकम का जो अगर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए मार्च में क्या था और अप्रैल में क्या था। ठीक है, ये दिया गया है। आई वुड से नथिंग टू कैलकुलेट, बिना बात के करने को तो कुछ भी कैलकुलेट करते रहो, ऐसे नहीं करेंगे हम, ज़रूरत के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जब क्वेश्चन सामने आएगा, उससे पहले कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए, मैंने आपको भी नोट करने की जरूरत नहीं है अभी, बाद में, क्योंकि ये तो आपके भी ना मॉक टेस्ट में लेफ्ट में लिखा ही रहता है, आपके मॉक टेस्ट में भी ये साइड में लिखा ही रहता है, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा कि आप टाइम वेस्ट करो। सीधा शुरू करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। चलो शुरू करेंगे फटाफट से सारे बालक। पहला क्वेश्चन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया। कहता है एस की इनकम सेम रही दोनों महीनों में, मतलब 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ मार्च एंड 12.5% ऑफ टोटल इनकम ऑफ अप्रैल इज सेम। 10% मतलब एम का 1/10, मार्च की टोटल इनकम्स का 1/10 और अप्रैल की टोटल इनकम का 1/8 बराबर है। तो ये आ गई वैल्यू 10/8, तो 180 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो बात हो रही है टी की बात हो रही है, यहाँ पे टी की इनकम है 20x, यहाँ पे टी की इनकम है 15×8=120 यानी कि 12x। तो इसकी इनकम कितने से घट गई? 8x से घट गई। इसकी इनकम कितने से घट गई? 8x से घट गई। वो कह रहा है कि एक्सपेंस तो अनचेंज रहा बट सेविंग 7200 से घट गई। अगर एक्सपेंस में कोई चेंज नहीं है, सेविंग में 7200 की गिरावट है, मतलब इनकम में 7200 की गिरावट है, तो 8x की वैल्यू आ गई 7200, x की वैल्यू आ गई 900। हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि टी की सैलरी कितनी थी मार्च में, तो 20x मतलब 20 × 900 यानी कि 18,000 रुपये। 20 × 900 यानी कि 18,000 रुपये। मजा आया? सही 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 सही, बढ़िया। अरे क्या हुआ, डाउट आया क्या? रिपीट बोल रहे हैं काफी सारे बच्चे। देखो कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे ना, ये ऑब्वियसली मैंने मान ली कि मार्च में सबकी जो टोटल इनकम है, मार्च में सबकी जो टोटल इनकम मिलाकर है वो एम है, और अप्रैल में सबकी टोटल इनकम मिला के ए है।
तो इस m का 10% ऑफ m यानी कि 1/10 ऑफ m, इससे हमें मिल जाएगी s की इनकम मार्च में। और 12.5% होता है 1/8, 1/8 ऑफ a करने पर मुझे इधर से पता लग जाएगा कि s की इनकम कितनी है अप्रैल में। तो s की इनकम मार्च और अप्रैल में एक जैसी है, ऐसा लिखा हुआ है पहली लाइन में ही। तो इससे मुझे पता लग गया कि टोटल इनकम्स की रेशियो 10:8 है, इसलिए 10:8 की रेशियो मैंने दो नंबर मान लिए, 100x और 80x, जो 10:8 की रेशियो में थे। इस 100x का 20% आ गया 20x, तो t की इनकम मार्च में थी 20x, और 80x का 15% आ गया 12x, तो t की अप्रैल में इनकम थी 12x। इनकम 20x से 12x हो गई, मतलब 8x घट गई। इनकम 20x से 12x हो गई, मतलब 8x घट गई t की। यहां पे कह रहे देखो, इनकम अपने आप में दो कंपोनेंट्स में बटी हुई होती है, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है सेविंग्स। एक्सपेंस में अगर कोई बदलाव नहीं हो रहा मार्च से अप्रैल तक जाते हुए, बट सेविंग घट रही है 70 to 100 से, इसका तभी देखो ये एक्स ही एक्स ही रहेगा, ये वाई है, वाई से वाई माइनस 7200 हो गया। मतलब सिंपल सी बात है, इनकम 7200 घट गई, इनकम 70 to 100 घट गई, तो 8x की वैल्यू 70 to 100, x की वैल्यू 900, 20x की वैल्यू 20 गुना 900 यानी कि 18,000। करेंगे करेंगे करेंगे, जल्दी से करेंगे। R received 20,000 more monthly salary. The salary of all other remains unchanged. The salary of P would be 15% of the total salary of all 5. तो अप्रैल स्पेसिफिकली बात हो रही है कि अगर R को 20,000 ज़्यादा सैलरी मिल जाए, R को भी 1/3 सैलरी मिल रही है, 20,000 ज़्यादा मिल जाए और बाकी सबकी यही रहे, तो P की सैलरी 15% हो जाएगी टोटल सैलरी ऑफ ऑल 5 का। तो एक बात बताओ, P अभी दो सिचुएशंस हैं। अभी करंटली मान लो अप्रैल में टोटल सैलरी इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो P को कितनी मिल रही है? 1/6 ऑफ 1/6 ऑफ P, 1/6 ऑफ अप्रैल। अप्रैल की जितनी टोटल सैलरी है उसका 1/6 A को मिल रही है, ठीक है, उसका 1/6 P को मिल रही है। अप्रैल की टोटल जितनी भी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका 1/6 P को मिलती है। कहता है अगर सिर्फ R की सैलरी 20,000 बढ़ा दोगे, बाकी सबकी तो उतनी रही, बाकी सबकी तो उतनी रही, सिर्फ R की सैलरी 20,000 बढ़ा दोगे तो टोटल सैलरी भी 20,000 बढ़ जाएगी, टोटल सैलरी भी 20,000 बढ़ गई। टोटल सैलरी जो 20,000 बढ़ गई, ऐसा होने के बाद अब P को जो मिल रही है, जबकि P की नहीं बदली, P की उतनी ही है, तो पर P का परसेंटेज बदल गया, P का परसेंटेज हो गया 15%। बट P को पहले जितनी सैलरी मिल रही थी और अब जितनी सैलरी मिल रही है वो बराबर है, तो A/6 इज इक्वल टू 3/20 टाइम्स ऑफ A प्लस 20,000। 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 10 बार, A इज इक्वल टू 9/10 टाइम्स ऑफ A प्लस 20,000। 10A इज इक्वल टू 9A प्लस 1,80,000, तो A इज इक्वल टू 1,80,000। What was the salary of R in April? R की सैलरी अप्रैल में कितनी थी? इसका 1/3 थी, इसका 1/3 थी, मतलब 1,80,000 का 1/3 यानी कि 60,000 थी, ठीक है। पीओ प्री लेवल है, अच्छा है, डबल पाई चार्ट वाला है और बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली पेपर में आता है। करो करो करो। सुर बस करो अब बेटा, तुम 2 बजती जाती है, तुम्हारा अलार्म बज जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सिंग 27 कि P को 15% मिलेगी, जबकि P की बदली नहीं है, क्योंकि बेस वैल्यू बढ़ गई इसलिए परसेंटेज घट गया उसका। पहले बेस वैल्यू A था, बेस वैल्यू A प्लस 20,000 हो गया, इसलिए पहले 16.66% ऑफ A था, अब 15% ऑफ A प्लस 20,000 हो गया, बट वैल्यू तो वही है ना, इसलिए इक्वेट कर दिया उन दोनों को। बेस वैल्यू बढ़ने की वजह से परसेंटेज घट गया, क्योंकि वो वैल्यू कांस्टेंट रही। मार्च से अप्रैल तक जाते जाते एस को 50% इंक्रीमेंट मिल गया,
व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ क्यू? भाई एस का इंक्रीमेंट जो है 50% है। भाई मार्च की सैलरी का 1/10 मिलता है इसको, मार्च की टोटल सैलरी का 1/10 इसके हिस्से में आता है, और अप्रैल की टोटल सैलरी का 1/8 इसके हिस्से में आता है। पर जो ये वैल्यू है ना, ये 50% से बढ़ गई है, 2 पे 1 बढ़ के 3 हो गई है एस के केस में। तो हमें यहां से पता लग रहा है कि यहां से कुछ ऐसा देख पा रहे हैं हम, 5/6, 5/6। तो सैलरी इंक्रीमेंट ऑफ क्यू कितना हो गया? क्यू को मिल रही है 25% ऑफ एम, 1/4 ऑफ एम, एम मतलब 5, ठीक है। और इधर क्यू को कितनी मिल रही है? इधर क्यू को मिल रही है 22.5%, यानी कि 9/40, 9/40 ऑफ अप्रैल, अप्रैल मतलब 6। तो यहां से बन गया 5/4, यहां से बन गया 54/40, तो 10 बार कट गया, लेफ्ट हैंड साइड 50 से 54 हो रही है वैल्यू, 4 बढ़ रही है 50 पे, मतलब 8% से बढ़ रही है, 4 बढ़ रही है 50 पे, मतलब 8% से बढ़ रही है। In March, as compared to R, P spent 4,000 less and saved 2,000 less. भाई यहाँ पे सीधा से कह रहा है कि एक्सपेंडिचर 4,000 से कट गया, सेविंग 2,000 से कट गई, मतलब सैलरी 6,000 से कट गई। तो P की जो सैलरी है, अच्छा दोनों के बीच में सैलरी का डिफरेंस बता दिया, आरपी की सैलरी का डिफरेंस, मार्च में आरपी की सैलरी का डिफरेंस बता दिया आपको कि 6,000 का डिफरेंस है। तो शाम को होगा क्लास? आज नहीं बेटा, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है डेली इवनिंग क्लास लेने से, मॉर्निंग तो डेली हो ही रही है, कल करेंगे मेंसुरेशन। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 15% का है, 15% की वैल्यू है 6,000, 15 का 400, 400 का 100 गुना 40,000 आ गई यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, 40,000 आ गई वैल्यू। और अब 40,000 आ गई वैल्यू, उसके बाद कहता है कि आर स्पेंट 40% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्ड द रेस्ट इन मार्च, और आर को अगर 20% का इंक्रीमेंट मिल रहा है, देखो आर की सैलरी कितनी है? 30%, 30% मतलब 12,000, 12,000 है, और 12,000 में अगर आप आर को 20% का इंक्रीमेंट दे दोगे तो 2,400 का इंक्रीमेंट दे दोगे, 14,400, 14,400 हो जाएगी वैल्यू। तो अगर ये 14,400 है वैल्यू, 1/3 की वैल्यू 14,400 है, तो इसका 3 गुना करोगे तो 432, 43,200 आ जाएगी वैल्यू टोटल। तो हमने बताना है पी का परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया। यहाँ पे इसको 6,000 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे इसको 1/6 मिल रहे हैं, मतलब 7,200। तो 6,000 से 7,200, 6,000 से 7,200 हो गई वैल्यू, 20% बढ़ गई। ई ऑप्शन, 6,000 से 7,200 हो गई वैल्यू, 20% बढ़ गई। देखो हमें यहां पता लग गया कि 15%, भाई 15% और 30% का डिफरेंस है 15%, और उस 15% की वैल्यू है 6,000, तो 1% की वैल्यू 400, 100% की वैल्यू 40,000 हो गई, तो 30% की वैल्यू 12,000 हो गई। इस 12,000 में 20% की बढ़ोतरी हो गई जी, 12,000 में 20% की बढ़ोतरी हो गई, बिल्कुल हो गई। और ये बढ़ोतरी कर ली, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पता लग गया कि 12,000 में 20% बढ़ोतरी हुई है, 14,400 आ रही है वैल्यू, ओके। तो 14,400 अगर 33.33% के बराबर है, 1/3 के बराबर है, तो 1/3 की वैल्यू 14,400, टोटल हो गया 43,200।
अब 40,000 का 15% 6,000 होता है, 43,200 का 1/6 16.66% क्या होता है 7200। 6,000 से 7200 होना मतलब वैल्यू 20% बढ़ जाना। ठीक है, सब करते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, करो। बट हम करेंगे थोड़ा स्मार्टली, हम करेंगे थोड़ा सा स्मार्टली। कैसे करेंगे सर थोड़ा सा स्मार्टली, ये तो बताओ। मैंने कहा यार एक बात समझनी है हम सब ने, इन दोनों की रेशो क्या है, 15% 30% 1:2 की रेशो है। इन दोनों की रेशो क्या है, 16.66% और 33.33%, 1:2 की रेशो है। ठीक है, अगर इसकी रेशो 1:2 है, इसकी रेशो भी 1:2 है, इसमें 20% का इंक्रीज हो गया, इसमें 20% का इंक्रीज हो गया, रेशियो स्टिल इन दोनों की 1:2 ही है। अगर इसमें 20% का इंक्रीज हुआ है तो इसमें भी 20% का इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो रेशियो स्टिल 1:2 है। जादू जादू। सर रिपीट कर दो इस बात को बेटा, ये मैंने बहुत बार चीजें सिखाई हुई हैं आपको पहले भी, कि मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहां पे पी और आर की सैलरी की रेशियो 1:2 है, इसकी सैलरी कुछ बढ़ी है, इसकी सैलरी भी कुछ बढ़ी है, बढ़ने के बाद भी रेशियो 1:2 है, मतलब दोनों की सेम परसेंटेज चेंज हुआ है सैलरी में। आर की सैलरी 20% बढ़ी है, आर की सैलरी 20% बढ़ी है, तो पी की सैलरी भी 20% ही बढ़ी होगी, तभी इनकी रेशो 1:2 इंटैक्ट है। मार्च में एवरेज इनकम आरएसटी की 12,000 है, अप्रैल में आर की इनकम 25,000 है, तो परसेंटेज चेंज इन पीज इनकम बता दो। परसेंटेज चेंज नहीं, बस चेंज बताना है आपने। हम्म हम्म हम्म। बेटा आरएसटी का एवरेज अगर आप देखोगे तो इनका समय 60, इन तीनों का सम ना 30 10 और 20 का समय 60/3, एवरेज आएगा 60/3, तो 20% की वैल्यू 12,000 है, 1/5 की वैल्यू 12,000 है, तो 12,000 का 5 गुना 60,000 आ गई टोटल सैलरी। और अप्रैल में आर 25,000 है, 1/3 25,000 है, तो टोटल हो गया 75,000। तो पी की सैलरी मार्च से अप्रैल 15 छिके 9,000, 1/6 12,500, 9,000 से 12,500 में इंक्रीज कितने का हो गया 3,500 का। द करेक्ट आंसर इज 3,500। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी था। चलिए एक केसलेट डीआई करते हैं, क्लर्क प्री लेवल की केसलेट डीआई, क्लर्क प्री लेवल की केसलेट डीआई करते हैं फटाफट से। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ।
चलिए जी, कहते 3 स्टोर्स हैं PQR और उन्होंने 2022-23 में 3 स्टोर्स हैं PQR और उन्होंने 2022, 2023 और 2024 में कुछ 20, 22, 23 में 20, 21, 22, 23 में कुछ सेल किया है, बाइक्स बेची हैं। सबसे पहले पी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने सोल्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ बाइक इन 2020, देन सेल्स ड्रॉप्ड बाय 60%, बिकम 60 इन 2021। 60 हो गई और 60% ड्रॉप हो गई। 60% ड्रॉप हो गई मतलब 5 से 3 घट के 2 हो गई, तो 2 यूनिट का मतलब 60, तो 1 यूनिट का मतलब 30, तो 5 यूनिट का मतलब 5 गुना 30 यानी कि 150। उसके बाद फिर कहते हैं 21 से 22 सेल्स इंक्रीज्ड बाय 140, तो 140 बढ़ गई तो 200 हो गई। फ्रॉम 22 से 23 120 से फर्दर बढ़ गई मतलब 320 हो गई। फ्रॉम 2020 टू 2022, फ्रॉम 2020 टू 2022 ईच ईयर द सेल वाज 50 मोर देन पी, तो 20, 21, 22 में 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा। एंड फ्रॉम टोटल सेल फ्रॉम 23 टू 20 से 23 होगी 790। इनका सम देखोगे तो 560 इसमें से घटा दोगे तो 230 आ जाएगी वैल्यू। आर की बात करेंगे तो 4, 5, 2, 10 की रेशो है एंड आर सोल्ड 5 टाइम्स एज मेनी बाइक्स एज पी 2021 में। 21 में 60 का 5 गुना यानी कि 300, 5 यूनिट की वैल्यू है 300, 1 यूनिट की वैल्यू है 60, 4 यूनिट की वैल्यू है 4 गुना 60, 2 यूनिट की वैल्यू है 2 गुना 60, 10 यूनिट की वैल्यू है 10 गुना 60। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि किसी का ये रुकना चाहिए था सवाल। ये तो सबका हो जाना चाहिए था। इसके क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, पीडीएफ में से कर लेना, जो टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ शेयर करूंगा मैं। लेट्स मूव अहेड। मिसिंग डीआई, ये पीओ प्री लेवल है। मिसिंग डीआई आती है आपके पेपर में ऐसी, मिसिंग डीआई आती है आपके पेपर में ऐसी। लास्ट डीआई आज की कर लो, बाकी होमवर्क दे दूंगा बस। मुझे पता तुम थक चुके हो, दोपहर का टाइम है, सबको नींद आ रही है, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट ये तो कर लो, ये बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत ईजी होती है। देखो डेटा तो कोई निकालना नहीं है इसके अंदर, डेटा तो कोई नहीं निकालना है इसके अंदर, बस सॉल्व करना है डायरेक्टली हमने। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, टेबल गिवन बिलो शोज द स्कोर्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स PQRS। 4 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में स्कोर किया है। फ्रेंच, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, उसमें कुछ में स्कोर किया है, कुछ में मिसिंग है। तो लेट्स सी कि कैसे किया जाएगा इसको, और करेंगे फटाफट से पहला क्वेश्चन। फ्रेंच, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, x 3x x+3 की रेशो है स्कोर की P के। P got 90% in agriculture, find the maximum marks of that subject. सबसे काम की बात है, देखो x+3 यहाँ कुछ नहीं है परेशान करने के लिए तुम्हें, मेन बात है ये 1:3 की रेशो है। फ्रेंच एग्रीकल्चर P का फ्रेंच और एग्रीकल्चर की जो रेशो है वो x:3x है, मतलब 1:3 है। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 24 है तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 72,
और 72 का मतलब 90% है। 90% मतलब 72 मतलब 80 मार्क्स का पेपर है। 90% मतलब 72 मतलब 80 मार्क्स का पेपर है। करो करो। Q scored either 6 more in French or 12.5% more in history. His aggregate score would have been 178. कहते चाहे हिस्ट्री में 12.5% ज्यादा स्कोर करवा दो, चाहे फ्रेंच में 6 ज्यादा स्कोर करा दो, इसका टोटल एग्रीगेट जो है एक जैसा रहेगा। तो मतलब कहने की बात हो गई कि जो 12.5% है हिस्ट्री का, यानी कि 1/8 जो है हिस्ट्री का, वो 6 के बराबर है। वो जो है 6 के बराबर है। तो हिस्ट्री के मार्क्स आ गए इसके 48। क्यू के हिस्ट्री के मार्क्स आ गए 48। ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच स्कोर्स ऑफ पी क्यू। क्यू के 6 ज्यादा ले आओ चाहे फ्रेंच में। मतलब निकलवाओगे फ्रेंच के भी हैं। ठीक है। तो अगर आप इसके 6 मार्क्स ज्यादा करते हो, और लिखा हुआ है दोनों चीजें नहीं हो रही, या तो 6 ज्यादा हो रहे हैं या ये ज्यादा हो रहा है, तो ये 178 का एग्रीगेट बनता है। तो 178 का एग्रीगेट बनता है जब 6 ज्यादा होते हैं। बट अगर 178 में से 6 घटा दो 172 का एग्रीगेट बनेगा नॉर्मली। तो 56 और 44, 100 और 48, 148, 124 में से 172 में से 148 गए, 172 में से 148 गए, 24 बच गए। 172 में से 148 गए, 24 बच गए। तो 24-24 का डिफरेंस अगर आप देखोगे, फ्रेंच के स्कोर्स का डिफरेंस देखोगे पी और क्यू का, तो वो 0 आएगा। 6 आ रहा है आपका आंसर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फ्रेंच स्कोर्स ऑफ पी एंड क्यू। नहीं यार, क्या कर ले हो बच्चों ये? मैंने कुछ गलत किया, तुमने कुछ गलत किया? तुमने किया है, मुझे तो नहीं लग रहा मुझे कुछ गलत किया है। 0 ही आएगा। 178 करो सर, वो नॉट 172 बेटा। अगर वो 6 ज्यादा ले आए ना तो 178 होते हैं, बट लाया थोड़ी, एक कंडीशन बता रहा है। चाहे वो 6 ज्यादा ले आए, चाहे 12.5% ज्यादा ले आए, एग्रीगेट 178 ही होंगे। मतलब 12.5% ऑफ हिस्ट्री इज 6। एक चीज तो ये पता लग गई हमें। दूसरा, अगर एक्चुअल मार्क्स जो आए हैं उसमें 6 प्लस करोगे तो 178 आएगा, मतलब उसके एक्चुअल मार्क्स 172 हैं। 172 में से ये तीनों वैल्यूज घटा दोगे तो 24 आ जाएगा। फ्रेंच का डिफरेंस आएगा 0। बिल्कुल ठीक है मेरा। तो सारी क्लास कैसे गलत कर सकती है, मैं ये सोच रहा था। वन 178 टोटल। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ लो। वो कह रहे कि अगर 6 ज्यादा आए तो 178 बनता है, आए थोड़ी हैं, अगर आए ऐसे बोल रहा था वो। Combined agriculture score of whole flow is 4 is same as that of total marks of R. If aggregate score of P is 118, find the score is in economics. तो ये अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है जितने इनके एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, मान लो इधर एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, इसके आगे x, तो इन सब का सम कितना होगा? 50 x प्लस 86। x का टोटल कितना है देखो,
अगर मैंने यहाँ x मान लिया 32, 18, 36 प्लस x, तो x प्लस 86 आ गया r का टोटल। तो कहते हैं एग्रीकल्चर का टोटल भी x प्लस 86 होगा। x प्लस 86 में से x घटाया 86 बच गया, 44 24 होता है 68, तो 86 में से 68 घटाऊंगा अगर मैं तो 18 मिलेगा मुझे, तो 18 यहाँ पे आ गया, 18 यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद कहता है कि P का टोटल स्कोर 118 है, तो 118 में से 18 गया 100 आ गया, 100 में से ये 66 गया तो 34 आ गया इकोनॉमिक्स का स्कोर। ये है क्वालिटी, ये है क्वालिटी। In history, PQR scored 3n, n plus 2 and n respectively more than the passing marks. Find the history score of Q. देखो, इसने 3n ज्यादा स्कोर किया पास मार्क्स से, तो पास मार्क्स आ गया इतना। इसने n ज्यादा स्कोर किया पास मार्क्स से, तो पास मार्क्स आ गए इतना। तो 2n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 3 आ गई। फाइंड द हिस्ट्री स्कोर ऑफ Q। Q का हिस्ट्री स्कोर निकालिए। तो n की वैल्यू अगर आप पुट कर देते हो तो आपको दिखाई देती है, इधर से 9, उधर से 3, 33 आ रही है पास मार्क्स। इधर पुट किया, n की वैल्यू 3, दोनों में से किधर भी पुट कर लो, पास मार्क्स आ जाएंगे 33। और जो Q ने स्कोर किया है वो n प्लस 2, 3 प्लस 2, यानी कि 5 ज्यादा स्कोर किया है पास मार्क्स से, यानी कि 38 स्कोर किया है Q ने, 38 स्कोर किया है Q ने। Combined score of agriculture in PQ, the economic score of this, ठीक है। देखो, इकोनॉमिक स्कोर ऑफ RS तो आप निकाल सकते हो, 60 आ रहा है, देख रहे हो। इकोनॉमिक स्कोर ऑफ RS अगर आप निकालोगे ना तो 60 आ रहा है। तो इस 5 यूनिट की वैल्यू 60, 1 यूनिट की वैल्यू 12, 6 यूनिट की वैल्यू 6 गुना 12 72 आ जाएगी। तो PQ का कंबाइंड एग्रीकल्चर स्कोर कितना आ रहा है, 72। 72 में से 44 गया तो 28 आ गई वैल्यू। फिर कहते हैं एग्रीकल्चर में इन सबका एवरेज अगर 32 है तो 32 का 4 गुना 128 इन सबका सम होगा। 128 में से 28 घटाया 100 रह गया, और ये दोनों वैल्यू घटाई जो कि हैं 68, तो बाकी आएगा 32।